नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसका शॉर्ट नोट अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसमें हम मौलिक अधिकार अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी साथ ही साथ हम ज्योग्राफी की भी क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी की क्लास में हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जो ज्योग्राफी है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से जितना कि पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को ज्योग्राफी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे भारत के परिचय से। ठीक है, केवल भारत का परिचय आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात और, मैं पहले भी इंडियन पॉलिटी की क्लास में अनाउंसमेंट की थी कि जो भी स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड्स अच्छा नोट्स बनाएंगे और क्लास एंड होते होते जिसके भी नोट्स हमें पसंद आएंगे हम अपने एड्रेस पे उसको मंगवाएंगे। जिसका नोट्स अच्छा होगा उसको हम गिफ्ट देंगे। वो गिफ्ट सरप्राइज़ होगा, अभी हम गिफ्ट के बारे में नहीं बता सकते। तो दोस्तों, आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और प्लीज़ जब भी बैठिए मेरे चैनल को देखने, मेरे वीडियो को देखने, तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, नोट्स अच्छे से बनाते चलिए। बिना नोट्स के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, आज अगर आप मान लीजिए मेरे वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, तो कल मेरी क्लास को देखने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि पीछे की सारी बातें याद रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे सबसे पहले भारत के परिचय के बारे में। ठीक है, भारत का परिचय। ठीक है, तो परिचय में सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे ही जान लेते हैं भारत के नाम को ही लेके। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि भारत को प्राचीन समय में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। और इसका जो भारत नाम है, भारतवर्ष, किसके नाम पे पड़ा था? राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। जो वैदिक आर्य थे हमारे, उनकी भी जो निवास स्थान थी वो क्या थी? सिंधु घाटी में थी। ठीक है, लेकिन जो पर्सिया के लोग थे, पर्सिया यानी कि ईरानी जो थे, उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी से जो भारत में प्रवेश किया, वे लोग स का जो उच्चारण है ह की तरह करते थे। ठीक है, तो सिंधु का उच्चारण उन्होंने फिर कैसे करना स्टार्ट कर दिया? हिंदू हिंदू। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ? जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जम्बू द्वीप किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारत के लिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, तो ग्रीक भाषा के इंडोस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। ठीक है, अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह जो है उसे हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, और अगर भारत शब्द की बात करें, भारत कहाँ से आया, तो भारत तो भारतवर्ष के नाम पे पड़ा ही है, लेकिन जिक्र इसका हमारे संविधान में कहीं है कि नहीं है? तो इसका जो जिक्र है वो हमारे संविधान के भाग 1 में जो आर्टिकल है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दिखता है। ठीक है, और इसको फुल डिटेल में मैं अपने इंडियन पॉलिटी की क्लास में पढ़ाई हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं, अपने इंडिया के बारे में ज्योग्राफिकल जो ऊपरी ऊपरी बातें हैं उसको आज हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम इसको फुल डिटेल में देखेंगे। तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल को देख लेते हैं। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई, ये लंबाई हो गई, ठीक है, गुणे चौड़ाई। ठीक है, गुणे चौड़ाई, यही जो पूरा एरिया है ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? केवल
4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। पूरे विश्व का क्षेत्रफल कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उनमें जो भारत का क्षेत्रफल है केवल 2.4% ही इसका हिस्सा है। ठीक है, अब इसकी जनसंख्या कितनी है? देखिए, जनसंख्या इसकी, क्षेत्रफल तो 2.4% हिस्सा है पूरे विश्व का, लेकिन जनसंख्या में ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा है। और ये जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार है। नया जनगणना होगा उसमें नई बातें आएंगी, लेकिन अभी के लिए यही डेटा हमारे पास है। जब भी नई जनगणना की डेटा आएगी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5%। और ये कितनी है? 1,21,69,573। ठीक है, कितनी है? 1,21,65,69,573। इतनी क्या है? हमारी जनसंख्या है। ठीक, ये एक एक बातें आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम में भी अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड करके ऐसे पूछ लेता है। अब तो बहुत रेयर ही जनसंख्या का इतना क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड में दे सकता है। और जो नया अपडेट आएगा, नई नई जो डेटा आएगी अभी 2026 में होने वाली है जो जनगणना, उसके बाद से क्या होगा कि उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, तो उसको मैं उस समय अपडेट करवा दूँगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम देखते हैं भारत के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये जो ऊपर का भाग होता है ये, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ, नॉर्थ वाला। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, या फिर से मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, वेट अ मिनट, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम ये जो देखते हैं, ये ग्रीनविच रेखा, ये जो इसको मान लेते हैं, इसके जो पूरब की साइड है इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर देशांतर, पूर्वी देशांतर आप बोल सकते हैं। पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी ज़्यादा कहना उचित होगा। पूर्वी देशांतर। और इधर का जो है पश्चिम का, ये है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच है। ठीक है, ये देशांतर इसलिए क्या है क्योंकि दो देशों के बीच की दूरी को ये डिफाइन करता है, जबकि ये जो है ये इस पे जो हॉरिजेंटल है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो वर्टिकल हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं? ये रेखाएं होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बताना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि अभी इसी पे बेस्ड मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर हम अपने भारत की स्थिति की बात करें तो हमारी भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये उत्तर कौन सा है? ये हो गया उत्तरी, ये, और ये पूर्वी ही है ना। देखिए, ये 0 के बाद है और ये 0 के ऊपर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारी भारत की स्थिति मौजूद है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग बना लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ये देखिए, इसमें हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, इसमें ये 0 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई, ये काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हो गई। और ये क्या हो गई? देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब मैं सारी रेखाओं को नहीं खींच पा रही हूँ, बस मैं ऐसे मान ली हूँ, काल्पनिक मान ली हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके, अब मान लीजिए ये 0 डिग्री है,
तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 है, मतलब इसके बीच में 8 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारी भारत मौजूद है। क्या है, भारत मौजूद है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत अवस्थित है। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार जो इसका है, ये अक्षांशीय विस्तार दोस्तों आप देख चुके हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार समझ गए थे ना, ये जो हॉरिजेंटल था ये अक्षांशीय विस्तार है। अब जो इसका देशांतरीय विस्तार है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ, पूर्वी देशांतर में तो अवस्थित है, मतलब इसमें है, पूरब की तरफ है, 0 डिग्री के पूरब की तरफ। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार देखेंगे हम, तो इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। कहाँ देशांतरीय विस्तार इसका कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए अब हम इसको दर्शाते हैं अपने मैप पे। ये जो पॉइंट है आपका, ये 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट आएगा, मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। आप लोग प्लीज़ एक एक पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। और जो इसका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, तो इसका हम देख रहे हैं क्या चीज़, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इसका क्या है, ये लाइन टेढ़ी हो गई, मैं लाइन सीधी कर देती हूँ। हाँ, इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, अब ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है, ये कहाँ पे है, गौर माता, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और ये कहाँ है, कीबीथू, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको दूसरे कलर से नोट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इस जगह का नाम क्या है, कीबीथू। ठीक है, और जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अब इन दोनों रेखाओं को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये क्या हो गया, इसका अक्षांशीय विस्तार की रेखा हो गई। ठीक है, जो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, इस जगह का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, और जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये कहाँ है, केप कैमरून में, जो कि कन्याकुमारी में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
अब ये देखिए, अब इसकी ना हम वो भी देख लेते हैं कि इसका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई है वो है, जो इसका विस्तार है 9,000, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, इसकी जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, और जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है आपकी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको अगले पेज पे हम देख लेते हैं क्लियर करके। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, और जो उत्तर से दक्षिण की हमारी लंबाई है वो कितनी है, वो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। जो इसकी उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु इसकी कौन सी है, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है। और दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, केप कैमोरीन। ठीक है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। पहले तो मैं ये नोट करवा दूँ आपकी, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप लोग लिखते रहिएगा। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखेंगे इसका जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु वो है केप कैमोरीन, केप कैमोरीन। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, केप कैमोरीन जो है भारत की मुख्य भूमि से लगी हुई बिंदु है। ठीक है, भारत से मुख्य भूमि से लगी हुई बिंदु है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो इसके तटीय भाग के साथ तटीय भाग भी हैं कुछ यहाँ पे, जो अंडमान निकोबार के भाग हैं। ठीक है, तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है इसका मतलब अंडमान निकोबार का, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट यहीं पे कहीं है, जो कि ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। और ये जो है कितने डिग्री पे अवस्थित है, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा से, यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, उससे जो है इंदिरा पॉइंट की दूरी केवल 876 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, केवल 876 किलोमीटर है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप आया था। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ था, सुनामी उत्पन्न हो गई थी। तो इंदिरा पॉइंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है समुद्र में डूब गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, देखिए अगर केप कैमोरीन है
ऑप्शन में, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट नहीं है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे दक्षिणतम बिंदु के लिए केप कैमोरिन। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट है तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को आप चूज करेंगे। लेकिन अगर पूछे कि इसके तटीय भाग से लगे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए तो वो क्या होगा, सॉरी, मुख्य भूमि से लगे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, तो वो होगा केप कैमोरिन। जबकि अगर तटीय और स्थलीय दोनों भागों को मिला के अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को दोस्तों? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में देखेंगे हम? कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। देखिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इधर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और नीचे की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, किससे किससे गुजरता है? भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। कौन सी? ये कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश में है ना हमारा भारत, तो उत्तर में ही होगा, तो कर्क रेखा इससे गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? अब हम इसे देखेंगे। गुजरात, ये रहा गुजरात, राजस्थान, ठीक है, ये रहा, पहले मैं मेंशन कर देती हूँ, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरता है वो कौन कौन से राज्य हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से क्या होता है, जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो अगर हम इस रेखा को मैच करवाएं तो ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो यहाँ से गुजर रही है। कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो भारत कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद कर लेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं या जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक यामोत्तर रेखा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन बीच है, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है उसको मानक मान लिया गया है पूरे देश के लिए। ठीक है, अब यहाँ से इस मतलब जितने भी देश हैं उसकी टाइमिंग काउंट की जाती है। तो अलग अलग देशों के लिए जो मानक यामोत्तर होता है, मतलब टाइम जो देखा जाता है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। तो भारत के लिए ये जो रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत का याम्योत्तर रेखा।
ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछ ले भारत का याम्योत्तर रेखा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर पूर्वी देशांतर। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। उनमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसको, ये जो है यूपी के नैनी से होकर गुजरता है। नैनी यहीं पे है कहीं। ठीक है, ये नैनी से याम्योत्तर रेखा होकर गुजरती है, तो इसको हम ऐसे मैच करवा लेते हैं। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 राज्यों से होकर भारत का याम्योत्तर रेखा जो है गुजरता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अब देखिए, जो भारतीय प्रायद्वीप है यानी कि दक्षिण का भाग, ये क्या है? त्रिकोण के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जो भारत है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर को यहाँ से ये क्या करता है? 2 भागों में या 2 शाखाओं में विभाजित कर देता है। एक जो इसकी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी कही जाती है, बंगाल की खाड़ी कही जाती है, जबकि दूसरी जो शाखा है वो हिंद महासागर है। ठीक है, सॉरी, हिंद महासागर बोल रही हूँ, अरब सागर है। दूसरी शाखा क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो अगर पूछे कोई हिंद महासागर की जो 2 शाखाएं हैं और भारतीय प्रायद्वीप इन 2 शाखाओं को मतलब किन 2 शाखाओं में बांटता है, इन 2 शाखाओं का नाम क्या है? तो कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, इन 2 शाखाओं में बांटता है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा, इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब ये है कि वो भूभाग जो समुद्र को टच नहीं करते हैं, वो क्या हो गए हैं? स्थलीय सीमा हो गए। ठीक है, वो कितने हैं? उसकी पूरी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई जो है, जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी मुख्य भूमि कहने का मतलब ये है कि ये मुख्य भूमि जो भारत के मैप से या हिस्से से लगे हुए हैं, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल तटों की बात कर लें, जैसे इसमें द्वीप भी हैं, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, तो प्लस अगर द्वीपों की बात कर लें दोनों को मिलाकर, तो इसकी तटीय सीमा हो जाएगी 7515.5 किलोमीटर। ठीक है, 7515.5 किलोमीटर। अगर तटीय और द्वीपों दोनों की सीमा को मिला के स्थलीय तटीय सीमा की बात की जाए, मुख्य भूमि और द्वीपों की सीमा को मिला के, तो इसकी कुल जो तटीय सीमा है वो कितनी हो गई? 7505 किलोमीटर। ठीक है, अब जो ये गुजरात है, इसकी जो तटीय रेखा है सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें बहुत क्रीक हैं। ठीक है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे हैं, तो इसकी जो तटीय रेखा है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मैं शुरुआत में आप लोगों को बताई थी कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जो जनसंख्या है 17.5% है। ठीक है, पूरे विश्व की। अब भारत देखते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नंबर पे हमारा है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथा है अपना यूएसए, 5वां है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारे 7वें नंबर पे आता है भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, भारत जो किसके मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। तो वो सातों जो देश हैं, 6 देश हैं, कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड पोजीशन पे है। पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है अपना भारत। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मुख्य इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं आधार रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, आधार रेखा किसे कहते हैं? तो आधार रेखा क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली जो कल्पित सीधी रेखा होती है, इसी को आधार रेखा कहते हैं। मतलब ये जो ऊबड़ खाबड़ ऐसे है, ठीक है, तो इसको क्या किया गया? सीधे ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, इसको सीधे ऐसे मिला दिया गया है, इसको हम क्या कहेंगे? आधार रेखा कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आधार रेखा। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर क्षेत्रीय विस्तार सागर की जो है, यहाँ इसकी क्षेत्रीय विस्तार इसकी कितनी है? 12 समुद्री मील है। ठीक है, 12 समुद्री मील है, यानी इसको नॉटिकल मील में नापते हैं, नॉटिकल मील। ठीक है, तो ये कहाँ से इसकी दूरी ली गई है? इसकी दूरी ली गई है आपकी आधार रेखा से, इसकी दूरी ली गई है। ठीक है, अब जो है स्थलीय जो भाग है, ठीक है, और जो आधार रेखा के मध्य की जो भाग है, स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच की जो ये क्षेत्रफल है, इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आंतरिक जल किसे कहते हैं? आंतरिक जल किसे कहते हैं? आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच के जल को। ठीक है, बीच के जल को। अब आता है कॉन्टिजस जोन, यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कितने हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कॉन्टिजस सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे यू होगा, कॉन्टिजस जोन जो इसकी है वो कितनी दूरी तक है? वो है 24 समुद्री मील तक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार हैं। सीमा शुल्क के वसूली के वित्तीय अधिकार हैं। ठीक है, अब आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये कितना है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक इसकी दूरी है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत क्या क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक
संसाधनों का विदोहन, ठीक है, ये यहाँ पे कर सकता है। ये दूरी जितनी ली जा रही है सब कहाँ से ली जा रही है? आधार रेखा। आधार रेखा क्या है? जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है उसको मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है उसको आधार रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में ये अक्सर, ठीक है। चलिए अब अगले इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा भारत चारों तरफ से किससे किससे कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर भारत की हम बात करें, देखिए इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये आपका हो गया पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पूरब में ये किससे घिरा हुआ है? चीन से। किससे घिरा हुआ है? चीन से। चीन से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ी दूरी इसकी किससे लगी हुई है? अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से, ठीक है। फिर आप जब आते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ तो ये जो रेखा है पाकिस्तान से लगी हुई है, इधर का जो क्षेत्र है पाकिस्तान से, ठीक। और फिर आप जाते हैं जब इधर की तरफ यानी पूरब की तरफ तो ये जो है म्यांमार से लगी हुई रेखा है। बीच में आपका पड़ जाता है यहाँ पे बांग्लादेश। यहाँ पे आपका ये है भूटान, इधर सिक्किम के यहाँ से यहाँ तक भूटान, और आपका ये जो है वो है आपका नेपाल, ठीक है। नेपाल हो गया और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा श्रीलंका, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। कुल कितने देश हैं जो भारत को टच कर रहे हैं? कुल कितने देश हैं? टोटल 7 देश हैं जो भारत को टच करते हैं। श्रीलंका तो टच डायरेक्टली नहीं करता, ये पंबन द्वीप से अलग हुआ है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसके मतलब दक्षिणतम जो क्षेत्र है उसको ये जोड़ता है पंबन द्वीप से, ठीक है। अब जो है बांग्लादेश से, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। बांग्लादेश से अब देखते हैं कौन कौन से वो लगते हैं। आप लोग अपने पास मैप अगर रखे हो तो उसमें भी देख सकते हैं और नोट करते रहिए आप लोग एक एक पॉइंट। बांग्लादेश से कौन कौन से देश लगे हैं? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन लगा है? वेस्ट बंगाल, ये हो गया आपका मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम और ये हो गया असम, ठीक है। ये किससे लगे हुए हैं? बांग्लादेश से लगे हुए हैं। मैं कलर बदल देती हूँ ताकि क्लियर हो सके। इसको मैं रेड से कर देती हूँ, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश को जो टच कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। ये किसको टच कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपको, आपके बांग्लादेश को ये टच करते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर चीन के लिए हम कलर चूज करते हैं पर्पल। ये हो गया चीन को कौन कौन से देश टच कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसको टच करते हैं, ठीक है। तो हम चीन कहाँ कहाँ से आते हैं? ये हो गया जम्मू कश्मीर, चीन को टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। अब ये यूपी टच नहीं कर रहा है, यूपी बिहार ये टच नहीं कर रहा है क्योंकि नेपाल आ जाता है बीच में, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्किम और उसके बाद से आ जाता है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक।
क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये किसको टच कर रहे हैं, ये चीन को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये रेड वाला जो है, एक मिनट, ये पर्पल वाला जो है वो चीन का है। मैं इसको पहले इरेज कर दूं ताकि आप लोग क्लियर रहें। पर्पल वाला जो है वो चीन का है। रेड जो है आपका बांग्लादेश वाला एरिया है, बांग्लादेश से जो टच कर रहे हैं। अब हम कलर चूज करते हैं ब्लैक, जो कि है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान कौन कौन से देश को, कौन कौन से राज्य को टच करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद से हो गया पंजाब, फिर राजस्थान और ये हो गया गुजरात। ये किसको टच किया, ये टच कर रहा है आपके पाकिस्तान को, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पे, इसको हम ब्लैक से ही मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान केवल जम्मू और एंड कश्मीर से टच करता है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान केवल जम्मू एंड कश्मीर को टच करता है। अब कलर हम चूज करते हैं कोई दूसरा, ब्लू कर लेते हैं। देखते हैं म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हैं। म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। ये किसको टच कर रहे हैं, ये म्यांमार को टच कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं हम भूटान। भूटान का है हमारा, ये रहा भूटान। इसको भी ब्लू से मेंशन कर देते हैं। ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम को टच करता है, ठीक है। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने राज्यों को टच कर रहा है, 4 राज्यों को टच कर रहा है। और उसके बाद से अब क्या बचा, अब नेपाल। नेपाल हमने नहीं किया है कवर। नेपाल किसको किसको टच कर रहा है, नेपाल कर रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। ये कहाँ से कर रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसको क्या कर रहा है, नेपाल टच कर रहा है, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग। तो कुल अगर हम राज्यों को देखें तो भारत के कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से टच होते हैं, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें श्रीलंका की, ठीक है, तो श्रीलंका और इसके बीच में हमारे इंडिया के अंतिम छोर के बीच में हिंद महासागर आ जाता है, ठीक है। और ये पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है, पाक जल संधि, ठीक है। और यहीं पे पंबन द्वीप जो है, इन दोनों के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप को आदम ब्रिज का ही हिस्सा माना गया है, ठीक है। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का हिस्सा है, ठीक है।
और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज, इसके उत्तर में, मैं इसे हटा देती हूँ, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब भारत की जलीय सीमा से दो ही देश वो हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो हो गया जलीय सीमा, अगर हम देखें तो एक हो गया श्रीलंका और एक इधर हो गया मालदीव। ठीक है, तो दो ही देश, दो देश हैं, दो देश हैं जो जलीय सीमा से संबद्ध हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। मालदीव। और अगर आपसे प्रश्न पूछे स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं, तो कितने देश लगे हैं? 7। मैं उन सभी देशों के बारे में डिटेल में मैं बता दी हूँ, आप लोग देखे होंगे अभी। ठीक है, तो अब हम भारत के कुल राज्यों की अगर बात कर लें तो भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। और कुल यूटीज कितनी हैं? 8। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये था हमारा भारत का परिचय। ठीक है, भारत के बारे में भारत की ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हमने। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में, उसको डिटेल से समझेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आपको कुछ भी लगे कि इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, या आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि एक तरफ से कन्वर्सेशन में हमारा अच्छा आउटपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग हमें रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो आउटपुट भी इसका अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसका पीडीएफ तो अभी नहीं आप लोगों को मिलेगा, जब क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो पीडीएफ मिलेगा। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसी पीडीएफ को आपके पास सेंड कर दूंगी, और इसी को आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इसका कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आपको नोट करते रहना होगा। ठीक है, यही जो पढ़ा रही हूँ यही वाला मैं आपको डाउनलोड करके भेज सकती हूँ, तो इसमें से आपको खुद ही नोट करना होगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।